Hello dear friends, Prevention of Corruption Act, and today we are going to deal chapter 2. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 को डील किया था। किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक्ट अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देख लें। और साथ ही साथ एम के लीगल शिक्षा आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अपनी इस फैमिली को बढ़ाना है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 तक, जो किससे रिलेटेड बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में क्या किया गया कि एक चैप्टर 2 जो है यहाँ पे स्पेशल जज को अपॉइंट करेंगे। अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम साथ साथ में कवर करेंगे कि किसके पास पावर है, हु विल अपॉइंट द स्पेशल जज, हु विल अपॉइंट एंड हु विल बी, और कौन अपॉइंट होंगे, कौन हो सकते हैं, ठीक है, और कौन से केस वो ट्राई करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आज हम समझेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कौन सा ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो होता है। 4 आपके पास प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है सेशन ट्रायल, दूसरा प्रोसीजर है वारंट केस ट्रायल, और तीसरा प्रोसीजर है आपका समन केस ट्रायल, और फोर्थ वन इज द समरी ट्रायल। सीआरपीसी में फ्रॉम 225 ऑनवर्ड्स टू 265 ये सारे के सारे आपके प्रोविजन वहां दिए गए हैं। 225 से 237 सेशन ट्रायल, 238 से लेकर के आपका 250 तक वारंट केस ट्रायल, 251 से 59 समन ट्रायल, और 260 65 समरी ट्रायल। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ट्रायल फॉलो होता है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ेंगे कि स्पेशल जज जो है वो सेशन जज हो सकता है, एडिशनल सेशन जज हो सकता है, असिस्टेंट सेशन जज हो सकता है, तो भी सेशन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास आपका बेयर एक्ट होगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उसको खोल लें और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3। सबसे पहले आता है पावर टू अपॉइंट, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। तो ये पावर होगी किसके पास, सबसे पहले तो बात करें तो ये पावर जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, दोनों गवर्नमेंट्स के साथ होगी। कैसे होगी, अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के जितने स्पेशल जज, ऐसे आपसे पूछा नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, तो एज मेनी दे रिक्वायर्ड एज पर नेसेसरी, किस पर्टिकुलर एरिया में चाहिए, जितने चाहिए उतने वहां पे निकाल सकते हैं, क्या ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन, और अपॉइंट कर देंगे। अब अपॉइंट करेंगे तो कौन से केस डील करेंगे, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस, एनी ऑफेंस विच इज डेल्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और इन्हीं ऑफेंसेस का क्या, किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी कर दी हो, अटेम्प्ट कर दिया हो, या अबेटमेंट कर दी हो, इन दोनों चीज को डील करेगा। अब आता हु विल बी अपॉइंटेड। अब ये तो देखिए किसके द्वारा अपॉइंट किया गया और किसको किया जाएगा, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होंगी, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तभी किसी भी चीज की क्वालिफिकेशन होती है ना। तो जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 है वो क्या कह रहा है कि भाई या तो कोई सेशन जज, या कोई एडिशनल सेशन जज, या कोई असिस्टेंट सेशन जज, ये तीनों में से किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है स्पेशल जज। पर यह एक चीज का ध्यान देना है,
देखिए लॉ को जितना धीरे पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। वर्ड है इज और हैज बीन, या तो वो है करंट में या रहा हो। अंडरस्टूड। और ये तीनों कहां पे, जो आपके सीआरपीसी में डिफाइन गए हैं। सेक्शन 9 और 10 सीआरपीसी किससे डील करता है, सेशन जज, एडिशनल जज और आपके असिस्टेंट सेशन जज से। तो वहां पे सारे प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी, उन्हीं को यहां बना सकता है। इज और हैज बीन, ये आपको याद रखना है, उसी को पॉइंट करेंगे हम। अब आते हैं कि कौन से केस ट्राई करेंगे। इसी को ना आप जब हम आगे पढ़ेंगे ना, एक चीज बता देता हूं यहीं पे, कि जब आप एमपी का जो विशेष न्यायालय अधिनियम पढ़ते हैं, उसका स्पेशल कोर्ट एक्ट है 2011 का, उसको हम डील करेंगे। वहां पे इसमें से एक जो कैटेगरी है वो कम हो जाएगी स्पेशल जज की। इसके साथ ही पढ़े, इसके बाद हम उसी एक्ट को स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आज बात कर लेते हैं कि ठीक है भाई, अब इसमें ये कौन से केसेस डील करेंगे। तो जो केस है वो बताएगा आपको सेक्शन 4, कौन कौन से केस ट्राइबल है इनके द्वारा। अब ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी। भाई सीआरपीसी में चाहे कुछ भी दे रखा हो, या कोई भी पोस्ट जो लॉ हो टाइमिंग इन फोर्स, उसमें कुछ हो, तो यहां पे जो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन किसका 3 का, सब सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में आपने अभी भी क्या पढ़ा है कि भाई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, और इनका अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, ये सारे के सारे वो डील करेंगे। अब स्पेशल जज करेगा तो ये कैसे किया जाएगा, बाय द स्पेशल फॉर विद इन विच इट वाज कमिटेड एज द केस मे बी बाय स्पेशल जज। और जहां एक से ज्यादा जो स्पेशल कोर्ट्स है, वहां उनमें से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनमें से कोई एक कोर्ट उसको डील करेगी। अगर कोई स्पेशल जज उस केस को ट्राई कर रहा है अदर देन दी सेक्शन 3, जिसको क्या कर सकते हैं हम, यहां पे ज्वाइंडर ऑफ चार्ज कर सकते हैं। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज अगर हो सकता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तो ऑफेंस है, बट उसके साथ में कोई और ऐसा ऑफेंस कर दिया जो वो भी डील किया जा सकता है, तो उसको भी वो साथ में ट्राई कर सकता है सेम ट्रायल में। अंडरस्टूड। अब दूसरा यहां पे कह रहा है कि टाइम लिमिट दे देगी। अगली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4 तो कितने समय में पूरा करना। आज केस आपके पास आया तो आपको 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स उसको पूरा करना है। अब 2 साल में नहीं हो पाता है तो ठीक है जी, प्लस 6 मंथ का आप एक्सटेंशन दे सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी जा सकती है 4 इयर्स, यानी 4 साल में तो उस केस का निपटारा हर हाल में करना पड़ेगा आपको, इससे ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई इस एक्ट के जितने जो ऑफेंसेज है वो ट्राई करेगा, एक से ज्यादा स्पेशल जज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वहां पे 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना है। अब आता है कि भाई ठीक है, कौन सा यहां पे प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि वारंट केस ट्रायल, कौन सा, वारंट केस ट्रायल शुड बी फॉलोड। वारंट केस ट्रायल 238 से लेकर के 250 तक डील करता है। अब स्पेशल जज जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। जब आप सीआरपीसी में जाएंगे तो जनरल रूल पढ़ते हैं 193 में कि कोई भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज ऐसे ही कॉग्निजेंस नहीं ले सकता डायरेक्ट। कैसे केस जाता है उसके पास, कमिटल के थ्रू जाता है। मैजिस्ट्रेट पहले कॉग्निजेंस लेता है और फिर उसके पास केस कमिट किया जाता है। यहां ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी, यानी इस रूल का यहां पे कोई महत्व नहीं है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। अंडरस्टूड। और वैसे क्या है, सेशन जज है तो उसको सेशन ट्रायल करना चाहिए, वारंट केस ट्रायल करेगा। ये 2 बातें यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। और एक चीज और बता दें आपको, यहां पे
सेक्शन 5 में ये कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट है ना, इस स्पेशल कोर्ट को क्या माना जाएगा, सेशन कोर्ट माना जाएगा, इक्वल टू सेशन कोर्ट। और जो एडवोकेट उसके सामने है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को जो प्रेजेंट कर रहा है, ही विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसे क्या मानेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 24, 25 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ये चीज आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 5 में है। सेक्शन 5 जब सेक्शन 2 पढ़ते हैं आप, तो इसको आपको रीड विद करना है सीआरपीसी के सेक्शन 306 से 308 तक। ये किससे डील करता है, ये चीज डील करती है आपकी किसके साथ, अप्रूवर के साथ। किसके साथ, अप्रूवर, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं वायदा माफ गवाह, कि सरकारी गवाह बन जाओ तुम्हारी सजा हम माफ कर देंगे। तो वो क्या, वो जो पावर्स वहां पे है सेशन जज के पास, क्या वो यहां पे भी रहेंगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में? क्या इस एक्ट में भी वो सारी की सारी पावर्स जो सीआरपीसी में थी वो यहां भी रहेंगी? तो याद रखना, बिल्कुल रहेंगी, यस। कोई भी स्पेशल जज है वो भी वहां पे पार्डन कर सकता है, अंडरस्टूड। और जो 308 के अंदर ना 5 प्रोविजन दे रखे 1 से लेके 5 तक, वो सारे के सारे जो है यहां पर भी लागू होते हैं, यानी उसको यही समझा जाएगा कि इसको ये पावर वहीं से मिली है, तो उसके लिए उसको नहीं रोका जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पे जो सबसेक्शन 4 है वो उसको देख लीजिए। मैं आपको एमसीक्यू साइड चीजें बता रहा हूं जहां से पूछी जा सकती हैं। अब सेक्शन 4 खोलिए आप, सेक्शन 5 का सबसेक्शन 4, ये कह रहा है इन अ पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 3 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 326 सीआरपीसी एंड 475 सीआरपीसी shall so far may be applied to the proceeding before special judge, and for purpose of said provisions a special judge shall be deemed to be a magistrate। यहाँ पे देखिए, अभी तक हम स्पेशल जज को सेशन जज मान रहे थे, अब यहाँ पे स्पेशल जज विल बी इक्विवेलेंट टू मैजिस्ट्रेट। लेकिन इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि 326 और 475 क्या है। 326 क्या है, जब कोई कन्विक्शन होता है, ठीक है, या किसके द्वारा, पार्टली बाय वन जज एंड पार्टली बाय अनदर, यानी कि एक जज पोस्टिंग चला जाता है किसी वजह से, उसका जो है चेंज हो जाता है, वहां पे कोर्ट चेंज हो जाती है, तो उस केस में जो मैजिस्ट्रेट पे रूल अप्लाई होंगे, सेम रूल आपके स्पेशल जज पे अप्लाई होंगे। और 475 क्या कहता है कि कोर्ट जो क्या करना पड़ेगा यहां पे, हैंड ओवर टू एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू आर्म फोर्सेस, कमांडिंग ऑफिसर को वो बंदा हैंड ओवर कर दिया जाता है अगर वो बंदा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हमारी 3 सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी, अगर वो इनके संबंध रखता है तो वहां के कमांडिंग ऑफिसर को या तो कमांडिंग ऑफिसर की एप्लीकेशन पे या फिर बाय द कोर्ट इटसेल्फ हैंड ओवर कर दिया जाता है सीओ को, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स के लिए। यानी कि 326 और 475 के केस में स्पेशल जज को मैजिस्ट्रेट मानेंगे और वो यहां इसी तरह से लागू होंगी, अंडरस्टूड। अब सबसेक्शन 5 यहां पे क्या कह रहा है, 5 का सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अ स्पेशल जज मे पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हिम इन एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ विच पर्सन इज कन्विक्टेड। भाई उस अपराध के लिए ना उसे कोई भी सजा दे सकता है जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है, अंडरस्टूड। और वो अपनी सारी की सारी पावर्स जो है 5 के 6 में डिस्ट्रिक्ट जज की तरह डील करेगा। और डिस्ट्रिक्ट जज की पावर कहां दे रखी है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 1944 में, तो उसकी तरह से सारी की सारी पावर्स उसके पास होंगी, ठीक है।
तो यहां पे आप समझ गए, अंडरस्टूड। तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब सेक्शन 4 पे हम उसको मैजिस्ट्रेट माने, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी पे ना एक केस लिखिए, एक केस लिख लीजिए, बंगारू लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 2012। अब यहां पे क्या हुआ था कि जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है, अगर हम उसको 306 के साथ, सीआरपीसी के 306 के साथ पढ़ते हैं, तो वहां पे क्लियरली ये क्लियर हो जाता है कि भाई मैजिस्ट्रेट उसके पास भी वही पावर है पार्डन करने की जो वहां पे दी गई है, अंडरस्टूड। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया था कि अगर कोई स्पेशल जज है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जो पार्डन ग्रांट कर रहा है उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा उसकी पावर्स के ऊपर वहां पे, अंडरस्टूड। तो ये आपका सेक्शन 5 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 क्या कहता है? पावर टू समरीली। अब इसको अगर आपको याद करना है ना, तो आपको एक तरीका बताता हूं इसके लिए। जस्ट रीड इट इन कंपैरिजन विद द सीआरपीसी। सीआरपीसी में 262 से लेकर 265 तक, हालांकि 260 से और 261 में तो सिर्फ दे रखा कि कौन कौन से जज ऑथराइज होंगे, ठीक है। सीजेएम होगा, जेएमएफसी स्पेशली एम्पावर्ड होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को 6 महीने तक के जो सजा के ऑफेंसेज हैं उनके लिए एम्पावर किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो दिए रखा है यहाँ पे, तो वो प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता है। अभी एक बार सेक्शन 6 को ना हम बेरेक्ट से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको। एक अपील को लेकर है, कहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं अगर समरी ट्रायल होता है, तो अगर समरी ट्रायल के बीच में सफिशिएंट पनिशमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो जज साहब उसे किस ट्रायल में कन्वर्ट करेंगे। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए बेर एक्ट में क्या कहता है, पावर टू ट्राई समरीली वेयर अ स्पेशल जज ट्राइज एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड जो ऑफेंस है, कौन से ऑफेंस, कि भी कोई भी अपराध जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में दिया गया है, या उसका कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट या अटेम्प्ट, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। अनलेस टू हैव बीन कमिटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट टू द कंट्रावेंशन ऑफ एनी स्पेशल ऑर्डर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A ऑफ द एसेंशियल ऑफ कमोडिटीज एक्ट। सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, या उसी का सब सेक्शन 2। यानी कि अगर आप देखेंगे तो देखिए सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 क्या कह रहा है, कौन से ऑफेंस, जो ऑफेंस सेक्शन 3(1) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, आपके सेक्शन 12A का सब सेक्शन 1 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एंड सेक्शन 12A का सब सेक्शन 2 का A, क्लोज A ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ठीक है। ये ऐसे ऑफेंस होंगे जहां पे क्या कर सकते हैं, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 5 और सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी, स्पेशल जज शैल ट्राई द ऑफेंस इन अ समरी वे। सेक्शन 260 क्या कह रहा है, ये आपको बताता है कि कौन कौन से जज, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सीजेएम, जेएमएफसी स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पहले ही बताया कि जो प्रोसीजर है वो 260 to 65 है और वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब वहां पे आप पढ़ते हो सीआरपीसी में कि 3 महीने की सजा दे सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट शैल बी लॉफुल फॉर स्पेशल जज टू पास ए सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यहां पे एमसीक्यू लिख के इंपॉर्टेंट लिख लें, अंडरस्टूड। दूसरी चीज क्या है, सेकंड प्रोवाइजर ये कहता है, मान लीजिए उसको क्या लगता है कि वह 1 साल की जो पनिशमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है,
तो स्पेशल जज क्या करेगा, पार्टीज की बात सुनेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा, विटनेस को दोबारा से बुलाएगा, उसे अगर ऐसा लगता है तो री हियरिंग ऑफ द केस करेगा और फिर से क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा वापस किसमें, ट्रायल फॉर वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट, यानी कि वारंट केस ट्रायल वहां पे होगा। अब फिर बात करते हैं अपील की। मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था, अपील से क्वेश्चन आप जरूर आएगा। आप इसमें अपील कर सकते हैं, ठीक है। कब, अगर आपकी सजा 1 महीने से ज्यादा या फाइन 2000 से ज्यादा है तो, यानी कि अगर यहां पे आपका फाइन जो है कितना है, 1000 रुपीज है, ठीक है। नो अपील ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन इन एनी केस ट्राइड समिलरली अंडर दिस सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, यानी कि अगर किसी को, याद रखिएगा, 1 महीने की सजा, 1 मंथ पनिशमेंट एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000, और 2000 रुपए तक का अगर फाइन है ना, या इससे कम है, या इससे कम है, तो नो अपील, तो आप अपील नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो ये यहां पे आपको ध्यान देना है। बट अपील कब कर सकते हो, अगर इस लिमिट से ज्यादा, इससे ज्यादा अगर पनिशमेंट है, इन दैट केस अपील यस की जा सकती है। अपील जो है फिर क्या है, की जा सकती है। अंडरस्टूड? तो यहां तक आपने कवर कर लिया सेक्शन 3 से लेकर के अप टू सेक्शन 6 चैप्टर नंबर 2। 3 में आपने देखा कि स्पेशल जज कौन अपॉइंट होंगे, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। 4 में देखा कि वो कौन से केसेस डील करेंगे, कितने टाइम लिमिट दी गई है केस को डील करने के लिए। 5 में आपने प्रोसीजर पढ़ा, वारंट केस ट्रायल होगा, पार्डन भी दी जा सकती है, यानी वायदा माफ गवाह, अप्रूवर का प्रोविजन भी यहाँ पे है। कोर्ट ऑफ सेशन किसके बराबर मानेंगे हम भाई, सेशन जज के बराबर मानेंगे। लेकिन यहीं पे आ गया कि अगर 326 और 475 सीआरपीसी, 475 या 326 सीआरपीसी का मामला है तो स्पेशल जज इज इक्वल टू मैजिस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने सेक्शन 6 में पढ़ा कि किस तरह से समरी ट्रायल हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है ना, तो इसको भी देखो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पे। साथ ही साथ ना आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर लिंक को शेयर करें, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वी विल ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, क्लियर वीडियो बना रहे हैं कि एक बार आप वीडियो सुन लें, एक बार डायरेक्ट पढ़ लें, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एमपी एडीपीओ के एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।